नमस्कार, शिक्षालय 2.0 में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं कि एजुकेशन में रिसर्च का पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। देखिए, आप और हम सभी जानते हैं कि जब हम पढ़ाई करते थे तो बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका पढ़ाई का अपनाया जाता था, जैसे कि लेक्चर मेथड होता था। कभी-कभी कुछ टीचर्स इतने स्पेसिफिक होते थे अपने लेक्चर को समझाने के लिए कि वो एक स्पेशल एफर्ट लेते थे। बच्चों को क्लास के बाहर लेकर जाते थे, किसी नई टेक्निक से उनको पढ़ाने की कोशिश करते थे या फिर जीडी भी करवाते थे। हम लोगों के समय में भी ऐसे टीचर होते थे, लेकिन ज़्यादातर केसेस में वही सेम तरीका अपनाया जाता था पढ़ाने का, जिसकी वजह से जो सक्सेस रेट था इन टर्म्स ऑफ मार्क्स वो बहुत कम होता था। आप देखते होंगे कि बच्चों के नंबर कम आते थे, मेहनत ज़्यादा करते थे। इंग्लिश मीडियम था और हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से बच्चे आते थे, ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे आते थे, लेकिन अच्छा नहीं कर पाते थे। पर ये कोशिश नहीं की गई जानने की कि आखिर हुआ क्या। तो जब हम पर्पस की बात करते हैं एजुकेशन रिसर्च में, यानी कि हम हर उस बिंदु को छूने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से किसी भी बच्चे का ग्रोथ किसी भी तरीके से हैम्पर होता है, वो साइकोलॉजिकल हो, इमोशनल हो, मेंटल हो। इमोशनल मेंटल सब साइकोलॉजिकल ही हो गए। और उसके प्रोग्रेस, उसके सक्सेस में अगर कोई हिंड्रेंस आ रहा है तो हमें ये देखना है कि एजुकेशन में हम ऐसी क्या कमी छोड़ रहे हैं। ये सब देखने का पर्पस होता है एजुकेशन रिसर्च करना। जब एजुकेशन रिसर्च किया जाता है तो इन बिंदुओं को फाइंड आउट किया जाता है और फिर कोशिश की जाती है कि उनसे पार पाकर, उनके आगे सोचकर हम उन चीज़ों को इरेडिकेट करें जो गलत थी। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, टू आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू एजुकेशन थ्रू रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या होती है? जल्दबाजी में कोई फैसला ले लेना, या फिर हम ये कहें कि आपने गेस कर लिया। अगर एक क्लास में 30 बच्चे हैं और 30 बच्चों में से 20 बच्चों का रिजल्ट ख़राब आ रहा है और 10 का बहुत अच्छा आ रहा है, या उल्टा कर लीजिए, 10 का बहुत ख़राब आ रहा है और 20 का बहुत अच्छा आ रहा है, तो हमने जल्दबाजी में या हमने गैस कर लिया कि जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है वो पढ़ाई ही नहीं करते हैं। एक शब्द जो मैं सोचती हूँ कि टीचर फ्रेटर्निटी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वो है कमज़ोर। वो कह देते हैं कि बच्चा वीक है, पढ़ाई में कमज़ोर है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप उसको रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के चश्मे से देखेंगे, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग मतलब जहाँ पर आप पूरी तरीके से अनुमान लगाएंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे लॉजिकली कि आखिरकार ये बच्चा क्यों नहीं समझ रहा है। अगर इसको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रही है तो क्या इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं है। अगर उसको एसएसटी समझ में नहीं आ रही है तो क्या उसके पुराने लेक्चर्स या पुराना ज्ञान कॉन्क्रीट है या नहीं है, क्यों बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा। अगर हम इस तरीके का एक एनालिसिस कर लेते हैं, एक डेटा कलेक्शन करके लॉजिकली हम बच्चे का ग्रोथ देखते हैं, या उसके जो रास्ते में आने वाले हिंड्रेंसेस हैं वो इमोशनल भी हो सकते हैं, वो उसके बैकग्राउंड पर भी डिपेंड करते हैं, किस वातावरण से वो बच्चा आ रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। और अगर हम इन बातों को समझ पाएँ कि वो बच्चा किन वजहों से अच्छा नहीं कर रहा है, तो हम पूरे कोर तक अच्छी तरीके से गहनता के साथ इस बात को समझ सकेंगे कि वो बच्चा आखिरकार अच्छा क्यों नहीं कर रहा है। इसका मतलब, टू आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू एजुकेशन थ्रू रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, बच्चा अच्छा क्यों नहीं कर रहा है, मेहनती तो है फिर क्यों नहीं कर पा रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहा, शांत क्यों रहता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब क्यों कर रहा है। ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उन सबको रिफ्लेक्टिव थिंकिंग से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ क्लास में आकर लेक्चर देकर चले जाना हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है। हर एक बच्चे का प्रॉपर एनालिसिस तो हमें करना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है टू सॉल्व इमीडिएट लोकल प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन। अब इमीडिएट लोकल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएं या आप शहरी क्षेत्र की भी बात करें, तो बच्चा अगर एब्सेंट हो रहा है, अनुपस्थिति उसकी ज़्यादा है, तो ये एक लोकल कारण हो सकता है कि क्यों इतना बच्चा एब्सेंट हो रहा है, क्या कारण है। क्या वो कुछ ऐसी जिम्मेदारियां अपने पेरेंट्स के साथ निभा रहा है जिसकी वजह से वो स्कूल में नहीं आ पा रहा। मसलन क्या वो जाकर मजदूरी करता है, क्या वो जाकर काम करता है, लाइक चाइल्ड लेबर की तरह काम करता है, या उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या फिर वो स्कूल में आकर असहज महसूस करता है। कई कारण हो सकते हैं। हमारे यहाँ, हमारे अपने देश में दुर्भाग्य से ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से एक बच्चा अपने आप को स्कूल जाने से रोक सकता है। अब ये चीज़ें कम हो गई हैं, लेकिन पहले के समय में ज़्यादा थी, अभी भी कई जगहों पर होंगी। तो अल्टीमेटली इन सब चीज़ों को एनालाइज करना। इसके अलावा अगर लोकल प्रॉब्लम्स में अगर एक बच्चा किसी स्पेशल किसी सब्जेक्ट में भी अच्छा नहीं कर पा रहा है, मान के चलिए मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं कर रहा या साइंस में अच्छा नहीं कर रहा, और उस दिन साइंस के 2 पीरियड हैं,
या मैथ्स के 2 पीरियड हैं या टेस्ट है, और आपने ये नोटिस किया कि जिस दिन टेस्ट है बच्चा एब्सेंट हो रहा है, तो ये भी एक लोकल प्रॉब्लम ही हो गया। आप इसको एक नॉर्मल प्रॉब्लम की तरह काउंट कीजिए। इसके अलावा अगर किसी क्लास का डिसिप्लिन बहुत ख़राब है, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि बाकी के जो बच्चे हैं वो शायद इस वजह से इन्फ्लुएंस होकर नहीं आना चाहते हैं स्कूल में, तो ये भी एक आपका प्रॉब्लम हो गया जिसको हमें कॉम्बैट करना चाहिए। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम, लड़कियां कम आ रही हैं। पहले कम से कम ये होता था कि टीचर्स पर्सनली जाके परिवार से मिल लेते थे। अगर मैं गांव देहातों की बात करूं तो आज भी अगर बच्चे स्कूल में नहीं आते हैं तो वहीं पर अध्यापक रह रहे होते हैं, एक परिवार जैसा माहौल होता है, तो जाकर टीचर पता करके आते हैं कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके अलावा ऐसी ही और जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है या उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं चल रही है, तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हमारे लोकल प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, जिसको एड्रेस करना भी एक उद्देश्य है रिसर्च का, एजुकेशन में रिसर्च का। टू असर्टेन प्रिंसिपल्स एंड डेवलप प्रोसीजर्स फॉर यूज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जो भी प्रोनाउंसिएशन ठीक है आप लगा लीजिए। असर्टेन करने का मतलब है कि हम ये पता लगाएं कि एजुकेशन में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आप कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज़ से कि अगर एक लेक्चर मेथड की जगह एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की जाए तो बहुत ही बेहतरीन तरीका है। यानी कि हमने ये पता लगा लिया कि वो रूल्स, वो प्रिंसिपल्स जो हमने अभी तक बना रखे थे, जिस लकीर के फ़कीर हम बने हुए थे, एक प्रोसेस था, उसको हम फॉलो करते जा रहे हैं रिगरसली, विदाउट फाइंडिंग आउट कि बच्चा अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है, कितनी परसेंटेज बच्चों की अच्छा करने वाली है नहीं है, और हम उसको फॉलो करते जा रहे हैं, तो वो गलत है। तो हमें अब पता लगाना है कि आखिर क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, एंड टू डिटरमाइन टू व्हाट एक्सटेंट वी शुड गो इन एजुकेटिंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। कितना प्यारा पॉइंट है, देखिए कि एक तो हम ये पता लगाएं कि प्रॉब्लम्स हैं क्या, और फिर हम ये देखें कि हम किस हद तक जा सकते हैं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, इवन अडल्ट्स को पढ़ाने के लिए। अडल्ट एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। जो लोग मजदूरी करते हैं, अगर उनको शाम में पढ़ा लिया जाए और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में सुधार कर दिया जाए तो कितना प्यारा तरीका है ना। तो जब हम एक प्रॉब्लम को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, पता लगाते हैं, उसकी गहनता को, उसकी गहराई तक हम जाते हैं और फिर उसका सोल्यूशन लेकर आते हैं, एंड देन जब हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें, तो वो भी रिसर्च का ही एक पर्पस होता है। ये सब रिसर्च करने के बाद ही हमें पता चलता है। अगर रिसर्च ना होता एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एजुकेशन की फील्ड में, तो शायद डिजिटल मीडिया का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता जितना कि अब हो रहा है। ठीक है, टू डिस्कवर न्यू एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स एंड लॉज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। देखिए, अब न्यू प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। पुराने टाइम पर, मुझे मेरे टाइम का याद है कि अगर किसी बच्चे ने काम नहीं किया है तो टीचर का एक काम होता था, जाओ जाके ग्राउंड के 10 चक्कर लगा कर आओ, अपना बैग पकड़ के फिर 10 चक्कर लगा कर आओ, या फिर 100 बार लिखो आई विल डू माई वर्क ऑन टाइम। दिस वॉज रबिश थिंग। कोई बच्चा इससे नहीं सीख रहा था। ऑलरेडी उसके सर पे प्रेशर है। मान के चलिए बच्चा क्लास 5 से क्लास 6 में आया है, 6 में साइंस भी ब्रॉड हो गई, एसएसटी भी ब्रॉड हो गई, मैथमेटिक्स भी ब्रॉड हो गई है, इंग्लिश हिंदी सारे ब्रॉड हो गए हैं, और वो बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा, और आप उसको एक एडिशनल बर्डन दे रहे हैं कि 100 बार लिख कर लाओ आई विल डू माई होमवर्क ऑन टाइम की। तो स्टूपिडिटी है ना, बेवकूफ़ी थी। इससे क्या सीख रहा था बच्चा? अगले दिन स्कूल नहीं आएगा, वो एब्सेंटीज कहलाया जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, कितना लॉस होगा उसका। तो जब हम एजुकेशनल रिसर्च में छोटी छोटी बारीकियों को पता लगाने की कोशिश करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये प्रोसेस कोई हेल्पफुल नहीं थे। बच्चा डांट के डर से, मार के डर से, या इतनी बार लिखना है उसके डर से कभी कभी काम कर सकता है, वो भी शायद दूसरे की कॉपी से कॉपी करके, लेकिन उसने अपने कितने एफर्ट्स लगाए वो तो हमने देखे ही नहीं। तो जब हमने गहनता से इन बातों को देखा तब हमें समझ में आया कि कई बार रीइंफोर्समेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर एक बच्चा जो क्लास में शांत रहता है, एक बार भी अगर उसने उठकर हाथ खड़ा करके कुछ आंसर दिया, गलत ही दिया, आधा सही दिया, बोला, कम से कम खड़ा ही हुआ, तब भी अगर हम उसको शाबाशी देते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, उसका उत्साहवर्धन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस बच्चे को ये स्पेस देते हैं कि वो अपने आप को जाहिर करे अगली बार। ठीक है ना। तो ये एक टीचर का ही काम होता है। अगर एक बच्चा जैसे तैसे हिम्मत करके खड़ा हो जाए और उसने कोई भी आंसर दिया, सही दिया या गलत दिया, और टीचर ने उसको टोक दिया,
सही पर कह दिया कि नहीं नहीं ये तो आधा अधूरा आंसर है और अच्छा कर सकते थे, तो बच्चा मोटिवेट हो जाता है, अगली बार कुछ कहने से डरता है। यही कारण है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे टाइम में और अभी भी कई जगहों पर ऐसा होता है कि कुछ बच्चे हमेशा शांत रहते हैं, उनको बोलने की हिम्मत नहीं होती है क्योंकि उनको रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता। अब रीइंफोर्समेंट भी दो तरीके के होते हैं, उस वो हम आगे जाके बात करेंगे अलग सेपरेट लेक्चर में। फिलहाल ये समझिए कि मोटिवेशन देना या किसी भी चीज़ को पॉजिटिव तरीके से उसका आउटपुट निकालने की कोशिश करना, इसका मतलब ये है कि हम कुछ प्रिंसिपल्स और जो हमारे लॉस थे उसमें कुछ हमने नई एप्लीकेशंस किए, कुछ नया जोड़ा। टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस बहुत सिंपल है। हमारा अब पढ़ाने का तरीका अलग है, हम एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराते हैं, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। एक्सकर्जन्स पहले भी होते थे लेकिन अब एक्सकर्जन्स बहुत तरीके के होते हैं, हमें पता है कि हमें बच्चे को क्या समझाना है, उस हिसाब से हम उसको बाहर लेकर जाते हैं। ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, अलग अलग तरीके से हम बच्चों को पढ़ाते हैं जिससे हम कोशिश करते हैं कि वो पढ़ाई की तरफ और ज़्यादा इंडक्टिव हो जाए। और लर्निंग प्रोसेस भी हम बदल रहे हैं, कितना कुछ हमने अब बदल दिया है ना, बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें हम बदलाव कर रहे हैं। हम सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट तो मुझे डिजिटल मीडिया का ही लगता है कि हम डिजिटली स्मार्ट बोर्ड से बच्चों को कितनी बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझा सकते हैं। हम उनको बाहर लेकर जाते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जड़ क्या होती है, पत्ती क्या होती है, कैसे सनलाइट आती है, ये सब चीज़ें हम उनको बाहर समझाते हैं जाके ग्राउंड में ले जाके, फिर वही सेम चीज़ हम उनको स्मार्ट बोर्ड्स में सिखाते हैं। तो बच्चा एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उसकी डेफिनेटली चेंज होती है और वो बेहतर कर पाता है। इसके बाद टू डेवलप न्यू एजुकेशनल टूल्स, मेथड एंड स्ट्रेटजीज़, वही सेम चीज़ है कि हम कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास मैथ्स लैब भी है, हमारे पास साइंस लैब भी है, पहले नाम की होती थी, अब इक्विपमेंट्स भी रखे होते हैं। एसएसटी के लिए भी एक अलग कमरा बनाया जाता है जहाँ पर एसएसटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं बच्चों को समझाने के लिए। कंप्यूटर लैब तो होते ही होते हैं, एक्टिविटी रूम आपके अलग होते हैं। तो इस तरीके से हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग रूम्स, अलग अलग लैब्स तैयार कर दिए हैं, अलग अलग टूल्स हमने वहाँ पर रख दिए हैं, अलग अलग किस्म के हमने वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वेज से समझाने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है हमने, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। तो बच्चा उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाता है, जो वो पहले सिर्फ देख कर नहीं समझ पा रहा था, अब वो एक्चुअल में उसको समझ पा रहा है। टू कंट्रीब्यूट टू थियोरी बिल्डिंग एंड एजुकेशन, देखिए हम जब किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम बच्चे को इस तरीके से समझाएं कि बच्चा उसको पूरी तरीके से गहनता के साथ समझ ले, उसके दिमाग में वो स्ट्रक्चर जो हम उसको समझाना चाह रहे हैं किसी भी विषय का, वो बेहतरीन तरीके से दिमाग में एकदम फिट हो जाए और फिर बच्चा उसको अपने तरीके से व्यक्त करे। उसके लिए हम जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ तैयार करते हैं वो सारी स्ट्रैटेजीज़ बच्चे को लर्निंग आउटपुट को बेहतर करने में हेल्प करती है और ये एजुकेशनल रिसर्च का एक सबसे बड़ा पर्पस होता है। टू सपोर्ट एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग इन एजुकेशन, एम्पेरिकली हम बच्चों को जज करते हैं, हमने देखा कि क्या ग्रुप डिस्कशन से बच्चे की लर्निंग में हाइक आया या नहीं आया। और अगर हमने ये नोटिस किया कि हाँ 20% पहले बच्चे बोल रहे थे, अब 40% बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब 60% बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बोल तो रहे हैं, ठीक है ना, एक्टिविटी बढ़िया से कर रहे हैं। अगर टेस्ट में हम उनको कोर लिखने के लिए ना दे कंटेंट, और अगर हम उनसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन उनको दे तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने उनको एनालाइज किया और उनके एनालिसिस के बेसिस पे जो भी हमने अब एविडेंसेस तैयार किए हैं, अब हमारे पास जो डेटा आ गया है उस डेटा से अब हमें पता चल गया कि बच्चा आखिरकार अपने एकेडमिक्स में कौन से मेथड से ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को समझता है और एक बेहतर आउटपुट या फिर रिजल्ट देता है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास क्रेसवेल, जिनका पूरा नाम जॉन डब्ल्यू क्रेसवेल है, यूएसए से बिलोंग करते थे और एक एजुकेशन रिसर्च स्कॉलर हैं। इन्होंने कहा कि अगर हम एजुकेशन में रिसर्च करते हैं तो उसकी वजह से बहुत फ़ायदे होते हैं। उन बहुत फ़ायदों में से कुछ फ़ायदे जो इन्होंने 2002 में लिखित तौर पर दिए, एक तो हम एक्सपेंड कर रहे हैं नॉलेज को। आप ये देखिए, एक्सपेंड करने का क्या मतलब होता है? एक्सपेंड करने का मतलब होता है कि हम अपने लेवल पर ये देखते हैं कि हम किस हद तक जा सकते हैं बच्चे को एक लेसन समझाने के लिए। मसलन
आपने सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ाना था, आपने एक डायग्राम में दिखा दिया सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास पास, लिक्विड के थोड़े दूर दूर और गैस के बहुत ज़्यादा दूर दूर। बच्चे ने ये समझ लिया, आपने उसको लेक्चर वे में समझाया। वही सेम चीज़ समझाने के लिए हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया। बच्चे को दिखाया सॉलिड में इलास्टिसिटी नहीं होती है, बच्चे को दिखाया कि गैस को आप नहीं पकड़ सकते उसके मॉलिक्यूल्स को, जबकि कम से कम लिक्विड को आप हाथ में ले तो सकते हैं, लिक्विड को आप बहा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज़ आपने एक्चुअल में उनको दिखा दी। और फिर आपने बच्चों को कहा कि अब जब आप घर जाएंगे तो देखिए कितनी सारी चीज़ें सॉलिड है, कितनी लिक्विड है और कितनी गैसियस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में होती हैं। तो बच्चा भी अब विस्तार कर रहा है, अपनी सोच समझ का विजुलाइजेशन कर रहा है, ज़्यादा चीज़ों से कनेक्ट कर रहा है, और आपने भी वही किया। तो हमने अपने मेथड को और एक्सपेंड कर दिया, हमने और गहराई से कैसे पढ़ाना है उस बात को रियलाइज़ किया जब हमने कोशिश की रिसर्च करने की। तो हमने एक जो पद्धति पे हम चल रहे थे उससे अलग हटके हमने कुछ सोचने की कोशिश की। रिसर्च सजेस्ट वेज ऑफ इम्प्रूविंग प्रैक्टिसेस दैट हैव बीन वेरीफाइड विद मल्टीपल एप्लीकेशंस by different type of people which is often difficult for practitioner। इसका क्या मतलब है? मान के चलिए आप एक बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं और आपने जिस समय में लेक्चर मेथड चलता था आपने ये नोटिस किया कि आपके क्लास के ज़्यादातर बच्चे तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेक्चर में ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मतलब लेक्चर को ध्यान से पूरे टाइम में सुन ही नहीं रहे हैं। तो अल्टीमेटली जब आप ऐसा करते हैं तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि असल में ये जो लेक्चर मेथड है वो उतना कारगर नहीं था। तो आपने इंडिविजुअल बेसिस पर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई, आपने एक्सपेरिमेंटल बेस ऑफ लर्निंग कराई, आपने जीडी कराया और आपने अपने इंडिविजुअल बेसिस पे देखा कि रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया। लेकिन आप एक इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर थे, इस चीज़ को आप विस्तार नहीं दे पाए। हद से हद आपके कुछ कोलीग्स आपकी बात मान लेंगे, शायद आपके सहकर्मी आपकी बात मान लेंगे, लेकिन पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट तो आपसे राज़ी नहीं होगा ना। या पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप इस चीज़ को स्टैंप लगा के ये नहीं कह सकते कि इस मेथड को अपनाओ। लेकिन अगर वही काम रिसर्च करता है और रिसर्च कहता है कि हाँ हमारे पास मल्टीपल वेज है बच्चे के सक्सेस को ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उसके आउटपुट को बेहतर करने के लिए, और रिसर्च अगर ये बात इस्टेब्लिश कर दे और ये लिखित में आ जाए और फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट ये कहे कि हाँ एक्चुअल में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जीडी बेस्ड मेथड या स्मार्ट बोर्ड या बच्चों को बाहर ले जाकर खुद से करवाने का काम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मूलतः जिसे हम कहते हैं, वो एक बेहतर तरीका है। और रिसर्च इस बात को स्थापित करके एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से हम तक ये संदेश दे, तो वो काम जो अभी आप इंडिविजुअल लेवल पर कर रहे थे या आपके सहकर्मी आपसे प्रभावित होकर कर रहे थे, अब वो हम सबको करना है। और जब हम सारे काम करते हैं, उस पर्टिकुलर एक विजन के साथ जुड़ जाते हैं, तो हम द बेस्ट आउटपुट निकालते हैं। क्योंकि हर एक टीचर जो आपका एक तरीके से प्रोटोकॉल तो नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन हाँ एक रिसर्च ने एक बात को इस्टेब्लिश कर दिया, तो जब आप उसमें उतरते हैं उस फील्ड में और उसको गहनता से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो कितने बेहतरीन मेथड्स आपके पास आ जाते हैं जिससे आप बच्चों को सिखा पाते हैं। ठीक है, तो वही इन्होंने कहना चाहा है कि मल्टीपल एप्लीकेशंस, बहुत सारे वे ऑफ टीचिंग होते हैं। अगर रिसर्च इनको वेरीफाई कर देता है तो आप मास लेवल पर इसको कर पाते हैं। ठीक है, सामूहिक तौर पर हम कर पाते हैं। रिसर्च हेल्प एड्रेस एरियाज इन विच वी नो लिटिल such as the effect of online versus traditional classroom teaching। कितना सिंपल है। विदेशों में बहुत पहले से अगर प्रोजेक्ट भी उनको बनाना है तो टाइप्ड प्रोजेक्ट वो मांगते हैं और बच्चा खुद उसको टाइप करता है। हमारे टाइम पर जब मैं एक स्टूडेंट थे, आई एम श्योर जब आप मेरी उम्र के हैं और अगर आप भी एक स्टूडेंट रहे होंगे, तो हम टाइप करवा के लाते थे। मतलब सोचिए हम कितना पीछे चल रहे थे। तो असल में ये कह रहे हैं कि रिसर्च हेल्प एड्रेस एरियाज इन विच वी नो लिटिल। तो जब हमने ये रियलाइज़ किया कंप्यूटर आने के बाद कि नहीं, कंप्यूटर पे काम करने से प्रोफिशिएंसी बढ़ती है, गूगल पे चीज़ें सर्च करने से प्रोफिशिएंसी बढ़ती है, डिजिटली हम बच्चों को अप्रोच कर सकते हैं, उनको बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, एक बेहतर विजन क्रिएट हो सकता है। तो हमें समझ में आता है कि सच में जो ट्रेडिशनल मेथड है पढ़ाने का, उसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे पैटर्न्स हैं जिससे हम बच्चे को इंडक्ट कर सकते हैं पढ़ाई की तरफ। तो अल्टीमेटली वो एरियाज़ जिसके बारे में हम बहुत कम जानते थे, उसके विषय में हमें ज़्यादा ज्ञान महसूस होता है। ऑनलाइन टीचिंग देखिए, अगर आप
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बहुत कायदे से इस्तेमाल करें तो कितना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, आपको कितना हब ऑफ नॉलेज है वहाँ पर। ऑफ कोर्स अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो तो आपका पर्सनल आपके ऊपर कंट्रोल और आपका विजन है कि आपको जाना कितनी दूर है। ब्रॉड विजन है, बहुत ज़िंदगी में आगे जाना है तो डिस्ट्रैक्शन तो डेफिनेटली आप दूर ही रखेंगे, ठीक है। तो सही प्रभाव है उसका अगर उसको सही तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं तो। रिसर्च एक्ट्स एज अ टेस्ट टू वेरीफाई प्रीवियस फाइंडिंग्स। पहले जो निष्कर्ष निकाल दिया गया था, हाँ, आप उसको दोबारा से रिसर्च कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पहले ये कह दिया गया कि कुछ ही बच्चे पढ़ाई करते हैं, बाकी बच्चे बहुत इनडिसिप्लिन्ड हैं इसलिए पढ़ाई नहीं करते। जब रिसर्च हुआ तो हमने फाइंड आउट किया कि एक्चुअल में जो बैक बेंचर्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, जो बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि फुल ऑफ एनर्जी हैं, असल में हमने उनकी एनर्जी को चैनलाइज ही नहीं किया कभी। और क्योंकि हमने उनकी एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया, उनको काउंसिल नहीं किया, उनको एड्रेस नहीं किया, उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, उनको रिकॉग्नाइज तक नहीं किया, तब हमें पता चलता है कि हाँ, हमने गलतियाँ तो कर दी हैं। फिर हम उस पर फाइंड आउट करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो प्रीवियसली जो हम सोचते थे उसी सोच को हरा के हमें एक नया विजन क्रिएट करना होता है। एजुकेशन रिसर्च इस पर डेफिनेटली बहुत बल देती है। रिसर्च प्रोवाइड्स न्यू पर्सपेक्टिव्स फॉर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स। अब देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों को किसी भी बच्चे को वीक नहीं कहना चाहिए। कोई बच्चा वीक नहीं होता, सारे बच्चे शार्प होते हैं। ये और बात है कि कोई बच्चा विजुअल लर्नर होता है, सिर्फ देखता है, पढ़ता है, सुनता है या देखकर ही समझ जाता है। किसी बच्चे को बहुत आराम से समझ में आता है, कई बार बोलेंगे तब समझ में आएगा। कोई बच्चा एकदम से, जिसे कहते हैं ना गिफ्टेड है, कि उसका आईक्यू बड़ा हाई है, ठीक है ना, तो वो बच्चा बहुत जल्दी से समझ लेता है। हालांकि इसमें भी वेरिएशंस हैं कि वो बच्चा जो एक एजुकेटेड फैमिली से आ रहा है, वो 3-4 पीढ़ियाँ उसकी एजुकेटेड थी, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारा ज्ञान मिलता आ रहा है फ्लो में, तो उसको बहुत सारी चीज़ें एकदम से समझ में आ जाएंगी। जबकि जो पहला जनरेशन है, जो पहली बार स्कूल आ रहा है, अगर उसको आप समझाने की कोशिश करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसको शायद दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़े कारण होते हैं। तो अल्टीमेटली हम अलग अलग लर्नर्स को, अलग अलग किस्म के लर्नर्स सारे बैठे तो एक ही क्लास में है ना, तो सबको हम इंडिविजुअल अटेंशन देते हुए उनके प्रोग्रेस को कैसे एनहांस करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है और ये भी रिसर्च हमें बताता है। अब तो खैर इंटीग्रेटेड लर्निंग आ गया है, आप इंक्लूसिव इंटीग्रेट कर रहे हैं सारे किस्म के बच्चों को, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है कि हम नॉर्मल क्लास में सारे बच्चों को नॉर्मली ही ट्रीट करें। हम ये ना सोचें कि ये बच्चा किसी वजह से स्लो है या बहुत ज़्यादा स्लो है। इस टर्म को मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहती, किताब में आपको ये मिलेगा इसलिए मैं बता रही हूँ। तो हम ये नहीं सोचते कि कोई बच्चा पिछड़ रहा है इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इंटीग्रेटेड लर्निंग है, आप सबको प्रॉपर अटेंशन दीजिए और ये हमने रिसर्च की वजह से ही समझा है, ठीक है। देन रिसर्च प्रोवाइड, ओके फाइन, मच ऑफ द अब ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मच ऑफ द एजुकेशनल रिसर्च प्रायर टू 1980s was based on middle to upper class males। अगर आप 1980 के दशक की बात करें, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाने की ज़रूरत है हमें, तो मिडिल क्लास और रिच क्लास, इन लोगों के जो मेल्स हैं उनको ही पढ़ने का मौका मिलता था। अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ में उनकी मदर्स को पढ़ने का उतना मौका नहीं मिला होगा जितना कि उनके भाइयों को मिल गया होगा, ठीक है। या अगर अपने फादर से आप पूछेंगे तो वो पढ़े लिखे होंगे, शायद उनके सिस्टर्स उतने पढ़े लिखे ना हो या उनकी मदर्स उतनी पढ़ी लिखी ना हो जितने उनके फादर्स होंगे, ठीक है ना। तो ये क्यों? क्योंकि उस टाइम पर ये माना जाता था कि मेल्स को पढ़ाओ, फीमेल्स को क्या पढ़ाना है, और फीमेल्स को पढ़ाना है तो बस इतना पढ़ा दो, महिलाओं को इतना ही पढ़ा दो कि वो जाकर अगर उनकी शादी ब्याह हो जाता है तो ससुराल से एक चिट्ठी लिख सकें, दैट्स ऑल। ये कहानियाँ तो मैंने भी सुनी है। तो देखिए कि कितना हम कितना पीछे का सोच रहे थे, और हमने कभी ये ध्यान ही नहीं दिया एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कि अल्टीमेटली आपके पास एक हेट्रोजेनस पॉपुलेशन है, आपके पास मेल्स भी हैं, आपके पास फीमेल्स भी हैं, आपके पास ट्रांसजेंडर्स भी हैं, आपके पास अलग अलग किस्म के लोग हैं। उन सब को समावेश करके हमें एजुकेशन देनी है। हमें ये नहीं सोचना है कि कौन महिला, कौन पुरुष, कौन पिछड़ा वर्ग, कौन आगे मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये हमें नहीं सोचना है। एजुकेशन तो सभी के लिए है। तो अल्टीमेटली जब हम
रिसर्च करते हैं तब हमें पता चलता है कि अगर आपको एक सशक्त समाज बनाना है तो आपको सबको पढ़ाना है। आप ये नहीं कह सकते कि ये क्रीमी क्लास है, क्रीमी क्लास जैसा एक्चुअल में कुछ होना नहीं चाहिए, पिछड़ा वर्ग जैसा कुछ होना नहीं चाहिए। यहाँ पिछड़ा वर्ग से मतलब है कि वो लोग जिनको एजुकेशन नहीं दी गई, सक्षम परिवार से होने के बावजूद भी अगर आप महिलाओं को अशिक्षित छोड़ रहे हैं, यानी कि आप उनको पिछड़ा हुआ छोड़ना चाह रहे हैं ना, तो फिर वो महिलाएं कैसे ही जीवन में आगे बढ़ेंगी और कैसे ही वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगी। ये भी हमने तभी रियलाइज़ किया जब हमने एजुकेशन में रिसर्च की, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स हैं एजुकेशन रिसर्च के, आप इन सब को आराम से देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी आप चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है ना। क्रेसवेल का आप नाम याद रखिएगा, 2002 में इन्होंने अपनी थियोरी दी थी। मल्टीपल डायमेंशन से अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। कुछ स्कूल्स तो आज भी इस बात को श्योरिटी के साथ इंश्योर करते हैं कि उनका हर एक बच्चा बहुत अच्छा करे, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर आप एंटर करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो ये सोच के चलिए कि हम नेशन बना रहे हैं, तो हमें पाबंदी के साथ हर एक बच्चे से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये छोटा सा लेक्चर समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। इस बड़े लेक्चर के छोटे छोटे शॉर्ट्स में डाल दूंगी लिंक, अगर आप शॉर्ट्स में देखेंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक पूरे वीडियो का मिल जाएगा। और आप सबके साथ एक खुशी मैं शेयर करना चाहती हूँ। मुझे ना मोबाइल पर क्लास रिकॉर्ड करना नहीं आता, तो आज पहला रिकॉर्ड किया है मैंने क्लास मोबाइल पे, और चेहरे पे आपको एक खुशी दिखाई दे रही होगी। सो इस खुशी को आपके साथ शेयर करना था। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। नमस्कार।